बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो एक पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम मेंडिंग वॉल को डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम बाकी कुछ पोएम्स की तरह ये भी इनकी बहुत ही पॉपुलर और फेमस पोएम है। समझ लें कि ये इनकी सिग्नेचर पोएम है। इससे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम द रोड नॉट टेकन को मैं डिटेल में कवर कर चुकी हूँ, जिसको आप देख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस पोएम को कवर करने का मेरा तरीका ये होगा कि मैं पहले इस पोएम का बैकग्राउंड बताऊंगी, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करूँ तो आपको अच्छे से समझ आए। बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद मैं लाइन बाय लाइन पोएम को एक्सप्लेन करूंगी और इसी के साथ इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करूंगी। देन आई विल डिस्कस इट्स मेजर थीम्स, और जो भी कुछ पॉइंट फर्दर डिस्कस करने हुए या कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हुई तो मैं उस पॉइंट को कवर करूंगी। ठीक है, अगर हम इस पोएम की बैकग्राउंड की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस की अमेरिका में। देन ही मूव्ड टू इंग्लैंड। वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, उनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो वो अपनी पोइट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लैंड लैंडस्केप, इंग्लैंड सेटिंग, इंग्लैंड को प्रेज करते हैं, उसकी ब्यूटी को, उसकी नेचुरल ब्यूटी को, इन सब चीज़ों को अपनी पोइट्री में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हिज अदर पोएम्स, इस पोएम में भी उन्होंने एक इंग्लैंड लैंडस्केप की सेटिंग को यूज़ किया है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। सो बेसिकली इस पोएम में एक इंग्लैंड लैंडस्केप की बात कही गई है, जो कि बहुत ही दूर एरिया है, यानी कि सिटी लाइफ से दूर है, विलेज टाइप कुछ एरिया है जहाँ पे माउंटेन्स भी हैं और बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में दो नेबर्स की बात की गई है। एक मे बी वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है, या कोई इमेजिनेटिव करैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली इस पोएम में दो नेबर्स की बात की गई है। एक मोस्टली लगता है कि वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। उसके बाद उनका जो दूसरा नेबर है, ही बिलोंग्स टू अ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। इट मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को फॉलो करता है। यानी कि जितने भी हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे फोर फादर्स ने दिए गए हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स ने दिए गए हैं, उन सबको ब्लाइंडली फॉलो करता है। पोएम में भी इसी तरह की एक ट्रेडिशन और एक बात को एक्सप्लेन किया गया है जो उनका नेबर ब्लाइंडली फॉलो करता है। ठीक है, वो आप इस पोएम में देखेंगे कि वो बार बार उसी बात को दोहराता है कि नहीं, मुझे बस यही करना है। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कोई रीजनिंग वाला आंसर नहीं है। ही इज जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग हिज फोर फादर्स ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। सो बेसिकली इस पोएम का हम कह सकते हैं कि ये मेजर थीम है कि हमें अपने एंसेस्टर्स की, फोर फादर्स की बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस पोएम में जिस कस्टम, जिस वैल्यू की बात की गई है वो ये है कि इनका जो नेबर है वो एक ही बात कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बार बार इससे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ज़रूरी है, या फिर क्या रीजनिंग है इस बात में, लेकिन उस नेबर को कुछ नहीं पता। ठीक है, वो सिंपल ये आंसर करता है कि ये मेरे फादर ने कहा था, इसलिए मैं इसको फॉलो करूँगा। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग, राइट। तो क्योंकि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो नेबर है वो बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट और बहुत ही स्टबन किस्म का नेबर है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनका जो नेबर है वो डिसाइड करता है कि हर साल स्प्रिंग में एक दिन हम दोनों आएंगे। ठीक है, और हमारी जो एक वॉल है, हमारे घर के दरमियान जो एक कॉमन वॉल है, हम उसको मेंड करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ठीक है, हर साल वो वॉल टूट जाती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो उस वॉल को ठीक रखने के लिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हर साल हम दोनों इकट्ठे होंगे। ठीक है, और अपनी अपनी साइड से हम लोग उस वॉल को ठीक कर देंगे। तो ये हो गया इस पोएम का बैकग्राउंड। अगर हम इस पोएम का मेन कन्फ्लिक्ट की बात करें कि सेंट्रल आइडिया क्या है, तो वो ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने
इस आइडिया के ऊपर पॉन्डर किया है कि हमें आखिर बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत ही क्या है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, हम वहाँ वॉल्स क्यों बनाते हैं, हम वहाँ पे बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं। इस पोएम को मैं वर्ल्ड वॉर 1 के साथ भी रिलेट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम इस पोएम को उस टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें तो ये पोएम वर्ल्ड वॉर 1 के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उसको भी डिस्कस करती है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था कि कंट्रीज के दरमियान बहुत ही ज़्यादा बाउंड्रीज बन गई थी, बॉर्डर बन गए थे, इवन लोगों को वीज़ा रिक्वायर्ड होता था एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। सो मे बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस कॉन्टेक्स्ट को जहन में रख के ये पोएम लिखी है। तो अगर आप ये सारी बातें अपने जहन में रखें और देन इस पोएम को रीड करें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे ख्याल से इसका बैकग्राउंड इनफ है, इतना मैंने बहुत ही डिटेल से कवर किया है। तो अब मैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगी, समरी इसकी दूंगी और इसी के साथ साथ मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करूँगी, क्योंकि अगर मैं बाद में इसका क्रिटिकल एनालिसिस करूँगी तो कुछ लाइंस के पॉइंट्स वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका साथ साथ ही क्रिटिकल एनालिसिस करूँगी एंड देन अगर कोई मेजर पॉइंट रह गया जो बिल्कुल इससे हट के हुआ तो वो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करूँगी। तो अब हम अपनी पोएम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इस पोएम की फर्स्ट लाइन है, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। वो कहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि हर साल वो लोग उस वॉल को, वो जो कॉमन वॉल है दो नेबर्स के घर के दरमियान, उसको वो ठीक करेंगे, मेंड करेंगे। तो वो कहता है समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। वो कहता है यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो इस वॉल को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर साल ये वॉल टूट जाती है, वो हर साल आती हैं, उसको रिपेयर करते हैं। इवन कि समटाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर वो वहाँ जाता है और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करता है, उसको रिपेयर करता है, लेकिन फिर भी जब वो दोनों मिलके वहाँ पे स्प्रिंग में आती हैं उस वॉल को रिपेयर करने के लिए, फिर से वो टूटी होती है। सो समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। वो कहता है कि यानी इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो इस वॉल को पसंद नहीं करती और इसको हर साल तोड़ देती है। That sends the frozen ground swell under it। फिर ना उसके बाद वो कुछ अंदाजे लगाता है, कुछ सोचता है कि मे बी ये रीज़न है या ये रीज़न है। वो कुछ रीजंस को स्पेक्चुलेट करता है कि माइट भी ये रीज़न है जिसकी वजह से वो टूट जाती है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, That sends the frozen ground swell under it। इस लाइन का मतलब है कि मे बी ज़मीन के नीचे बहुत ही करीब यहाँ पे पानी है जो कि ठंड में बहुत ज़्यादा जम जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप पानी को ग्लास की बोतल में रखें या फिर जो बहुत ही हल्का प्लास्टिक होता है उस बोतल में रखें तो वो टूट जाती है, ठीक है। मेरे साथ रिसेंटली कैसा हुआ था कि मेरी बहुत ही खूबसूरत एक बोतल थी, मैं उसको लेके आई थी, मैंने उसमें पानी रख के फ्रीज़र में रखा और मैं उसको भूल गई और वो से उसको देखा तो वो टूट चुकी थी। तो इस तरीके से वाटर एक्सपैंड करता है जब वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि शायद इस ज़मीन के नीचे पानी बहुत ज़्यादा करीब है और जब सर्दी आती है तो वो एक्सपैंड होता है और उसकी वजह से ये वॉल टूट जाती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। और वो कहता है कि इसकी वजह से ये वॉल है वो टूट जाती है, ठीक है। अपर बोल्डर्स कहते हैं बहुत ही बड़े स्टोन्स को, जैसे कि पेबल्स, इट मीन्स के बहुत छोटे स्टोन, ठीक है। उसके बाद स्टोन्स होते हैं जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, अपर बोल्डर्स यानी कि बहुत बड़े जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये पानी जब वो ऊपर आता है एक्सपैंड होके तो शायद उसकी वजह से ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अ ब्रेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अब्रेस्ट का क्या मतलब है। अब्रेस्ट का मतलब है कि दो लोग, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है उसके शोल्डर के साथ दूसरा इंसान खड़ा है, तो वो कहता है कि ये जो फ्रोजन वाटर है ये इतने ज़्यादा वो पत्थरों को गिरा देता है कि इवन के यहाँ पे पास अब्रेस्ट हो जाता है, यानी कि दो लोग शोल्डर टू शोल्डर एक गैप से गुजर सकती हैं। तो यानी कि उस वॉल में इतने ज़्यादा गैप्स हो जाते हैं। तो अगर इतने ज़्यादा गैप्स हैं तो ये कोई वॉल तो वैसे नहीं हो सकती। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। पहले
एक स्पेचुलेट करता है रीज़न को, उसके बाद फिर वो अब दूसरी रीज़न कह रहा है कि शायद इसकी वजह से वो वॉल हर साल टूट जाती है। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। वो कहता है कि हंटर्स की वजह से भी ये हो सकता है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। लेकिन वो कहता है कि जब भी वो हंटर्स आते हैं मैं उसके बाद आता हूँ ड्यूरिंग द ईयर और उसमें कुछ रिपेयरमेंट्स भी करता हूँ, अमेंडमेंट्स भी करता हूँ उस वॉल में। वेयर दे लेफ्ट नोट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। जहाँ पे वो जो हंटर्स आते हैं उनके साथ कुछ डॉग्स होती हैं, क्योंकि अक्सर रैबिट जो है उन वॉल्स में छुप जाते हैं क्योंकि कंटेनियस किस्म का एरिया है। तो वहाँ की वॉल्स जो है ना, यहाँ पे कंक्रीट, प्रॉपर कंक्रीट की वॉल्स नहीं होती, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे होते हैं, तो इस वजह से छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो रैबिट्स जो हंटर से उनसे बचने के लिए क्या करते हैं कि उस वॉल्स में, उन होल्स में छुप जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हंटर्स आते हैं उनके पास डॉग्स होते हैं, तो वो डॉग्स क्या करते हैं, उन रैबिट्स के पीछे उन होल्स के अंदर अंदर घुसते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वो स्टोन्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि जब भी हंटर्स आती हैं मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, लेकिन मैं उसको रिपेयर कर देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल वो पूरी के पूरी वॉल ही नीचे गिर जाए। उसके बाद कहता है बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स। इस लाइन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन दैम मेड और हियर दैम मेड। ठीक है, उसके बाद कहता है यार कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो जो गैप्स हैं उस वॉल के अंदर, उसको कोई इंसान नहीं देखता, कोई इंसान नहीं सुनता जब वो बनते हैं। मतलब कोई इंसान उसको नोटिस नहीं करता, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं स्प्रिंग में, तो वो फिर से पूरी की पूरी वॉल टूटी होती है। इसके बाद वो कहता है बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। वो कहता है कि जब हम स्प्रिंग टाइम में उसको वॉल को मेंड करने आते हैं तो हम उन गैप्स को वहाँ पे देखते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल एंड ऑन अ डे वी मीट टू टॉक द लाइन एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ देखा है कि ये रीजंस हैं और वहाँ पे हंटर्स आते हैं, लेकिन मैं अपनी नेबर को नहीं कहा कि मे बी ये रीजंस हैं जिनकी वजह से वॉल बार बार टूट जाती है। क्योंकि अगर मैं अपनी नेबर को कहूँगा तो वो शायद ये समझे कि ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है क्योंकि ये इस वॉल को मेंट नहीं करना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नेबर खुद से ये चीज़ नोटिस करे। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। तो जैसे कि डिसाइड हुआ था, वो लोग वहाँ पे स्प्रिंग में आए हैं और एक लंबी लाइन है उस वॉल की, तो उन दोनों ने अपनी अपनी साइड पे उसको चलते जाते हैं और साथ साथ में उसको अमेंड करते जाते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईट। फिर इसमें वही कह रहा है कि हम एक एक पत्थर को हम वहाँ पे दोबारा रखते हैं जो कि नीचे गिर गया है। एंड सम आर लॉब्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। फिर वो कहता है कुछ पत्थर तो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो बॉल्स जितने हैं। बॉल्स जैसे कि भंटे इतने साइज की हैं। ठीक है, वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस। वो कहता है कि वो इतने छोटे छोटे हैं कि हम लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे समटाइम्स हम लोगों को एक मैजिक, एक स्पेल यूज करना पड़ता है उनको बैलेंस करने के लिए। और वो स्पेल क्या है? स्टे वेयर यू आर अंटिल और बैक्स आर टर्न्ड। तो वो स्पेल ये यूज करते हैं कि वहाँ ही रुक जाओ। वो यानी कि वो उन पत्थरों को एड्रेस करके कहते हैं कि वहीं रुक जाओ जब तक हमारी बैक्स एटलीस्ट टर्न करती हैं। यानी कि उन्होंने पत्थर रखा है और वो वापस मुड़ते हैं तो वो पत्थर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो वो मजाक मजाक में कह रहा है कि हम लोग ये स्पेल यूज करते हैं कि एटलीस्ट तुम पत्थर यहाँ पे रुक जाओ, एटलीस्ट जब तक हम लोग बैक अपनी टर्न करते हैं। उसके बाद वो कहता है वी वेयर और फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम। वो कहता है हमारी जो फिंगर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाती हैं, उन पत्थरों को हैंडल करते करते बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाती हैं। हम अपनी फिंगर्स को डैमेज कर देते हैं उन पत्थरों को बैलेंस करते करते, उनको उठाते उठाते उनको वापस रखते रखते। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, वन ऑन अ साइड, इट कम्स टू लिटिल मोर। वो कहता है ओ ये काम तो ऐसे है जैसे कि एक आउटडोर गेम हो, एक बंदा एक तरफ है और दूसरा एक तरफ है। इसके बाद वो कहता है इट कम्स टू लिटिल मोर। कहता है कि बात कुछ इससे ज़्यादा है, मतलब मसला थोड़ा इससे ज़्यादा है कि उसको बैलेंस करने से ज़्यादा है। तो आगे वो अपना मसला बता रहा है। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। वो कहता है कि मसला ये है कि हम लोग उस जगह पे वॉल बना रहे हैं, वहाँ पे ठीक कर रहे हैं वॉल को जहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं है।
ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चिड। वह कहता है कि उसके पास जितने भी पौधे हैं वो सब ही सब पाइन्स के हैं, ठीक है, और मेरे पास जितने भी पौधे हैं मेरे गार्डन में वो सब के सब एप्पल ऑर्चर्ड की हैं। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स, आई टेल हिम। वह कहता है कि मे ऐसा नहीं है कि मेरे जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ में जो एप्पल लगे हुए हैं वो जाएंगे उसके गार्डन में और उसके जो पाइन्स हैं उनको खा लेंगे, ठीक है, मैंने उसको ये कहा है। इट मीन्स कि वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हम एक वॉल को खड़ा करें। वो कहता है कि मेरे पास एप्पल्स हैं, एप्पल्स की ट्रीज़ हैं, ठीक है, और उसके पास पाइन्स की ट्री हैं। तो वो कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि मेरे जो एप्पल हैं वो दरख्त से उतरेंगे और उसके गार्डन में जाएंगे और वहाँ से जाके उसके पाइन्स को खा लेंगे, या उसके पाइन्स जो हैं वो मेरे गार्डन में आएंगे और मेरे एप्पल्स को खा लेंगे। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम आखिर वॉल को बना क्यों रहे हैं। उसके बाद भी वो कहता है आई टेल हिम, मैंने उसे बताया, ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स। तो मैंने उसे कहा तो उसने बस आगे से मुझे यही जवाब दिया कि जो अच्छे फेंसेस होते हैं, यानी कि जो अच्छी बाउंड्री होती है बिटवीन नेबर्स, वो अच्छे नेबर्स बनाती है। स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। वह कहता है कि स्प्रिंग में ना थोड़ी सी शरारत आ जाती है मेरे अंदर में, ठीक है, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इसके दिमाग में ना ये वाली बात डालूं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही दकियानूसी बातें करते हैं, ठीक है, तो हम समटाइम्स चाहते हैं कि उनके अंदर हम थोड़ी सा ना कुछ लॉजिकल बातें उनके जहन में डालें। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थोड़ी सी ना उसकी थिंकिंग को चेंज करना चाह रहा है, तो वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसके बाद वो कहता है इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड व्हाई डू दे मेक गुड नेबर्स। वो कहता है कि हमें आखिर ज़रूरत ही क्या है कि हम अच्छी नेबर्स बनाएं। इजंट इट वेयर देयर आर cows बट हियर देयर आर नो cows, बिफोर आई build अ वॉल आई वुड आस्क टू नो। वो कहता है कि हमें आखिर नेबर्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास कोई कॉज तो नहीं है, यानी कि हमें कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं है कि मेरी कॉज तुम्हारे गार्डन में जाएंगे और तुम्हारा घास खा लेंगी, और तुम्हारी कॉज मेरे गार्डन में आएंगी तो मेरा घास खा लेंगी। तो वो कहता है हमारे पास कोई कॉज तो है नहीं, तो फिर हम क्यों ये वॉल बना रहे हैं, और अगर हम बना भी रहे हैं तो गुड नेबर्स बनने की ज़रूरत ही क्या है। इसके बाद वो कहता है बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो what I was wailing in or wailing out and to whom I was like to give offense। वो कहता है कि अगर मैं वॉल बना रहा हूँ तो ये मुझे जानने का हक ज़रूर है कि मैं आखिर अंदर क्या रखना चाह रहा हूँ और मैं बाहर से क्या रोक रहा हूँ। यानी कि एक वॉल हम बना रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपनी साइड में, और कौन सी चीज़ है उस बाउंड्री के बाहर जो मुझे अफेक्ट करेगी, जिससे मैं बचना चाह रहा हूँ। और ठीक है, उसके बाद वो कहता है एंड टू whom I was like to give offense, और मैं किसको नाराज़ कर रहा हूँ। तो ये कुछ वो क्वेश्चंस अपने नेबर से कहता है। उसके बाद वो कहता है समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट वांट्स इट डाउन। तो फिर से यहाँ पे ना वो पहली वाली लाइन को रिपीट कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको इस पोएम के बैकग्राउंड में बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में पॉन्डर करते हैं कि आखिर हमें बाउंड्रीज की ज़रूरत ही क्या है। क्या हमें ज़रूरत ही नहीं है बाउंड्रीज़ की उन जगहों पे भी, हम वहाँ पे भी उन बाउंड्रीज़ को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेबर्स के दरमियान में ज़रूरत नहीं है वॉल की, लेकिन फिर भी वो हर साल इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जिसकी नीड ही नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और जिससे कि कोई चीज़ अफेक्ट भी नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद वो कहता है आई कुड से एल्स टू हिम बट इट्स नॉट एल्स एग्जैक्टली एंड आई हैड रैदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जैसे कि पहले कुछ उसने स्पेकुलेशंस की थी कि शायद इसकी वजह से वॉल टूट जाती है, तो इसके बाद वो यहाँ पे कहता है कि मैंने उससे कहा कि एल्स हो सकती हैं जो ये वॉल को बार बार तोड़ देती हैं। एल्स क्या होती हैं? एल्स एक क्रिश्चियनिटी में इमेजिनेटिव क्रिएचर्स होती हैं, जैसे कि एल्फ्स और निम्स टाइप। तो उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, तो वो अपनी फोक टेल्स में और
टेल्स में इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि मे बी एल्व्स हैं जो आके बार बार अपनी पावर से इस वॉल को तोड़ देती हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकती। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन grasped firmly by the top in each hand like an old stone savage armed। ये लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब लाइंस को हाईलाइट कर ले और इसको अच्छे से समझे। ठीक है, वो कहता है कि जब मैं उसको देखता हूँ कि वो एक पत्थर लेके आ रहा है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ना एक सैवेज आदमी आ रहा है, जो पुराने ज़माने का ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड एक आदमी आ रहा है। यानी कि पहले ज़माने में क्या होता था कि वेपन्स नहीं होते थे तो लोग स्टोन्स को यूज़ करते थे लड़ाई में, वॉर में। तो वो कहता है कि जब वो पत्थर उठाता आता है ना तो ट्रीज की शैडो से ऐसे लगता है जैसे कि ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड एक आदमी आ रहा है मेरी तरफ। ही मूव्स इन डार्कनेस as it seems to me, not of words only and the shade of trees। फिर वो कहता है कि वो अंधेरे में मेरी तरफ आ रहा है, अंधेरे में वो मूव कर रहा है, और वो मूव करते हुए ना वो जो डार्कनेस है वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उन दरख्तों की नहीं है। वुड्स मीन्स ट्रीज। ठीक है, तो वो कहता है कि वो डार्कनेस जो है वो जंगल की नहीं है, दरख्तों की नहीं है, ट्रीज की नहीं है, बल्कि he will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well। He says again, good friends make good neighbors। वो कहता है कि ये जो डार्कनेस उसके ऊपर छाई हुई है ना, वो उन दरख्तों की नहीं है, उन जंगलों की नहीं है, बल्कि वो किसकी है, वो जो अपने फादर्स की जो ओल्ड ट्रेडिशंस को होल्ड किए हुए है, जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। ठीक है, ये डार्कनेस उसकी वजह से है क्या, जो उसके माइंड के ऊपर है, जो उसके थॉट्स के ऊपर है। फिर उसके बाद फिर वो कहता है एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल। ठीक है, और वो कहता है कि ये डार्कनेस उसके ऊपर है लेकिन उसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ही सेज अगेन, और वो फिर से कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अभी जो मैंने लाइन्स एक्सप्लेन की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस पोइम में जो मेन कन्फ्लिक्ट है, जो मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, वो इन्हीं पोइम्स के अंदर है। ठीक है, सो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर ये एम्फसाइज करना चाह रही है कि हम लोग कुछ ऐसे ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को ऐसे ही फॉलो करते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जिनके पीछे कोई रैशनल नहीं है, प्रॉपर रीजनिंग नहीं है। हमने देखा है कि अक्सर कल्चर्स में इस तरह की मिसकंसेप्शंस, मिसबिलीव्स हैं और इतने इलॉजिकल सी वैल्यूज़ हैं कि उनके पीछे एक जो अक्लमंद इंसान है, अ वाइज पर्सन, वो कहेगा कि ये क्या अजीब है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हम उन लोगों को जनरेशन टू जनरेशन उनको पास करते जाते हैं। तो यही मैसेज इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें देना चाह रही हैं कि हमें ब्लाइंडली अपने फोर फादर्स के ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में लोगों में इतना रैशनल नहीं था, इतनी रीजनिंग नहीं थी, लॉजिकल सेंस नहीं थी, तो वो बिलीव करते रहे अपने फोर फादर्स की बातों पर। लेकिन आजकल के दौर में जबकि प्रॉपर रीजनिंग है, सब लोग इतने अक्लमंद हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी हम लोग इन बेकार चीज़ों के ऊपर, इन बेकार रस्मों को, वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं और हम इसको दूसरों के ऊपर भी इम्पोज करते हैं। जैसे कि ये इस पोएम में जो वो नेबर था, वो खुद से कुछ भी करता रहता, उन वैल्यूज़ को पूरा करता रहता, उस वॉल को ठीक करता रहता, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो अपने नेबर के ऊपर भी ये चीज़ इम्पोज कर रहा था। तो यानी कि हमें एक तो हम चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उसके बाद हम दूसरों के ऊपर भी उसको इम्पोज करते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बस आप उसको अपने फोर फादर्स की बातों को ब्लाइंडली लेके आगे चल रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन आप उसको पास कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। अगर इस पोएम के हम मेजर थीम्स के बारे में बात करें, जो सबसे पहला है, जो मेजर थीम हमें इस पोएम में रिफ्लेक्ट होता है, नज़र आता है, वो है बॉर्डर्स। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर्स की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, हम वहाँ पर बॉर्डर्स क्यों बनाते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होते, फिर हम उन बॉर्डर्स को मेंटेन भी करते हैं, उनके ऊपर काम भी करते हैं। जैसे कि ये जो एक वॉल थी, बेकार सी वॉल थी जहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी,
लेकिन फिर भी वो हर साल इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, इतना ज़्यादा काम करते थे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते थे उस वॉल को मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से इसी चीज़ को हम अगर अपनी दुनिया में अप्लाइड करें, मैं इस पोएम के मेन कॉन्टेक्स्ट को देखूं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 का है। तो वर्ल्ड वॉर 1 बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स बन गए थे, लोगों को वीज़ास रिक्वायर्ड होते थे एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे की कंट्री में जाने के लिए। तो ये चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है कि आखिर बॉर्डर्स की ज़रूरत ही क्या है। और यही नहीं है कि सिर्फ वो बॉर्डर्स बन जाती हैं, बल्कि उनको मेंटेन भी करना पड़ता है। आप देखेंगे हर कंट्री के दरमियान बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे मिलिट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व होती है, वहाँ पे पैसे सर्व होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को, उसी एनर्जी को, रिसोर्सेज को हम एक अच्छी चीज़ों के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक और जो मेजर हमें थीम नज़र आता है इस पोएम में, जो कि मैं लास्ट लाइन्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो ये है कि हम अपने फोर फादर्स की ओल्ड ट्रेडिशंस को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें ये ही हमें आइडिया मिलता है कि हमें चेंज को और मॉडर्निटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अपनी जो रीजनिंग है, हमें जो अपने थॉट्स हैं, हमें उनको चेंज करना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं है कि हम अपने जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करते रहें, रादर हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जिन चीज़ों में कोई लॉजिक नहीं है, जो बेकार रस्में हैं, जो बेकार वैल्यूज़ हैं, हमें उन सबको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसमें एक और थीम भी हमें नज़र आता है, द वैल्यू ऑफ वर्क। यानी कि हमें अपनी एनर्जी, हमें अपना टाइम उन चीज़ों के ऊपर सर्व करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर लगाना चाहिए जो वाकई ही वर्थफुल हैं। जैसे कि इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनका जो नेबर था, वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम सर्व कर रहे थे जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। इसलिए हमें अपनी जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, अपना जो वर्क है, अपना जो हार्ड वर्क है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वाइजली होके फ्रूटफुल चीज़ों के ऊपर सर्व करना चाहिए। तो ये थे इस पोएम के मेजर थीम्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।